हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 11th अकाउंटेंसी का सेट एग्जाम होने वाला है 23 दिसंबर को, उसकी उसका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है ना। उससे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि पास्ट ईयर में आ रखे हैं। देखो, ऐसा होता है ज़्यादातर, क्या होता है ना, जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ रखे होते हैं उन्हीं से रिलेटेड सेट एग्जाम में क्वेश्चंस पुट कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पास्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर करेंगे और उसमें से वो क्वेश्चंस करेंगे जो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, आपके एग्जाम में सबसे पहले आने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ जो एरर है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। जो आपका सेट एग्जाम होने वाला है, सेट का एग्जाम होने वाला है जिस जो आपके कम से कम 15 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसमें आपके पास एक तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया, दूसरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आएगा आपका। ठीक है ना, गारंटेड। और तीसरा है जो है आपका पूछा जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और फिर जो फाइनल अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, ट्रायल बैलेंस से कंसेप्ट है, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट है, वो आज की क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है ना। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके सेट एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें ना, इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन करेंगे जो कि है किसका, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें दो चीजें निकालनी है। ये क्वेश्चन गारंटेड आ सकता है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर और ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो चीजें निकालनी है, तो ये गारंटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। इसको जरूर करके जाएं। तो समझिए पहले कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करना। ठीक है। देखिए, जो कंसेप्ट होता है आपका, वो दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। इसमें एक पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। और दूसरा होता है आपका पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, इसमें ना जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। उन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है। और परचेज के अंदर दोनों परचेज होती है, क्रेडिट परचेज भी होती है और कैश परचेज भी होती है, दोनों होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है लागत, कि आपने सामान को बनाने में कितना पैसा खर्च किया है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है। इसे शॉर्ट में हम जीपी भी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अब नेट सेल का मतलब क्या होता है? नेट सेल का मतलब होता है कि जो सेल दे रखी होगी ना आपको, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है। ठीक है। सेल में से सेल से रिटर्न माइनस कर दोगे तो नेट सेल आ जाएगी। और सेल का मतलब भी क्या होता है? दोनों प्रकार की सेल होती है, क्रेडिट सेल भी होती है और आपकी कैश वाली सेल भी होती है। बस समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूले आपके होते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में ना पहला बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो फॉर्मूला तो ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है ना। अब देखो, हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला कंसेप्ट है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज के अंदर दोनों परचेज हैं, कैश वाले भी और क्रेडिट वाले भी, और माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ये हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है देखो क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ये दे रखा है आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का, 25,000 रुपये का, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 25,000 रुपये प्लस परचेज कितनी दे रखी है आपको बताओ, क्रेडिट परचेज भी है और कैश परचेज भी, दोनों परचेज हैं, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 10,50,000 का, ठीक है, तो 10,50,000 माइनस, आगे कह रहा है क्रेडिट सेल दे रखी है, तो इसका तो कोई काम नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है, आगे कैश सेल, इसका भी कोई काम नहीं है, वेजेस, वेजेस क्या होता है, मजदूरी होती है, मजदूरी कहाँ पर दी जाती है, फैक्ट्री में दी जाती है, तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी परचेज रिटर्न क्या है वो देखो पहले, तो परचेज रिटर्न ये दे रखा है लास्ट में 10,000 रुपये का, तो यहाँ लिख देते हैं 10,000, फिर प्लस, प्लस में वेजेस आ जाएगा कितने रुपए का, वेजेस आपको दे रखी है 1,00,000 रुपए की, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 रुपये, ठीक है, और कोई वेजेस और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है नहीं, ये जैसे कि सैलरी है, सैलरी आपका पीएनएल का है, वेतन है, ठीक है ना, और कुछ नहीं दे रखा, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये का, तो बस इसको क्लोज कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो वो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 25,000, और ये 10,00,000, 10,50,000, 10,50,000 में से 10,000 गए तो 10,40,000, और इसमें 1,00,000 जोड़ा तो ये हो जाएगा 11,40,000, और 25 और 30 माइनस हो जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, तो 11,40,000 में से ये आ जाएगा 11,35,000, तो इस तरीके से ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा कि 11,35,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है। अब देन आपसे ये पूछ रहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो मैंने लिखवा दिया आपको, ये रहा कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो नेट सेल क्या है आपके पास वो निकालेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने हैं, तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपके पास दे ही रखी है, कितने रुपए की है, 11,35,000 रुपये की, ठीक है ना। अब नेट सेल क्या है आपके पास, नेट सेल देखो, नेट सेल के लिए सिर्फ सेल को देखना है, सेल है आपके पास ये रही क्रेडिट सेल 12,00,000 रुपए की, और कैश में सेल है 4,00,000 रुपए की, तो टोटल होगी 16,00,000 रुपए की, ठीक है, तो नेट सेल यहाँ पर लिख देंगे 16,00,000 रुपए, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 11,35,000 रुपये, और कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ रह गई हमसे, इसमें सेल्स रिटर्न भी देखना होता है ना, नेट सेल में क्या होता है, सेल्स रिटर्न भी देखना होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या है आपके पास देखो 50,000 का है, ठीक है ना, तो इसमें से क्या माने माइनस कर देंगे पहले, तो इसमें से माइनस करेंगे 50,000 जो कि रिटर्न है, ठीक है, फिर उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 11,35,000 की है, तो इसमें से माइनस करा तो ये हो गया 5.5 लाख, 15.5 लाख सॉरी, 15,50,000, फिर उसमें से 11,35,000 माइनस कर देंगे, तो 15,50,000 माइनस 11,35,000, तो ये हो जाएगा 4,15,000, इस तरीके से, तो 4,15,000 की क्या हो गई है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मतलब आपने जो फर्म में प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया, 4,15,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको एक फॉर्मूले याद रखने थे, दो चार फॉर्मूले याद रखोगे ना तो हो जाएगा, जैसे पहला है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, जो कि है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस परचेज रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हो गए क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला था, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या हो जाएगा आपके पास, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट क्या माइनस कर देंगे, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, और ध्यान क्या रखना है कि नेट सेल का मतलब होता है सेल माइनस रिटर्न, और सेल का मतलब होता है क्रेडिट और कैश दोनों सेल, और ऐसे परचेज का मतलब भी क्रेडिट और कैश दोनों परचेज होता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है हमारे पास कोई, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन 22-23 में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया है, 17,00,000 रुपए का, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब क्वेश्चन कह रहा है इट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वर 1.5 लाख एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 3,75,000, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। अब देखो पहले इसको आप समझो, आज जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय हमारे पास जो इनकम होती है
यहाँ पर हम तो लिखते हैं सेल, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, दो चीज़ें लिखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखते। तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा नहीं आता। और यहाँ पर जो भी आता है वो आता है फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और तो लास्ट में जो आपके पास आंसर आता है वो आता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। अब पीएनएल अकाउंट में ना दो चीज़ें बनती हैं हमारी, एक होती है ऑपरेटिंग और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग। अब क्या होता है पीएनएल अकाउंट में जीपी यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें ना ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर लिखी जाती है। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, यानी कि ऑपरेशन से, जो हमारा ऑपरेशन है, जैसे कि हमारा अगर काम है कार बेचना तो कार से रिलेटेड इनकम, और अगर हमारा काम है प्लॉट बेचना तो प्लॉट से रिलेटेड इनकम, वो सारी आएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा नॉन सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे यहाँ पर ऐड करते हैं, और इसमें से जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे लेस करते हैं, तो जो आपके पास आंसर निकल के आता है ना वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। को समझ में आ रहा होगा, क्या कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो तो क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर यहाँ पर आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है। फिर इसमें ना क्या होता है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी जाती है, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम थी, यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी जाती है। क्यों जोड़ी जाती है, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मान चलो आपका काम तो है क्या बोलते हैं कार बेचना, बट आपके पास कहीं से रेंट के पैसे आ रहे हैं, तो रेंट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपने किसी को प्लॉट दे रखा हो या आपने किसी को घर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उससे आपको रेंट के पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, इसे कहेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बट ये है तो हमारी इनकम ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे पास, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ सकते हैं जैसे कि हमें ना कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। अब ये तो लॉस बाय फायर कोई बिजनेस का हिस्सा है, नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी होता है बिजनेस में हमेशा आग लगी रहती है, नहीं। तो लॉस बाय फायर आपका एक एबनॉर्मल खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इन सबको माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है ना उसे कहते हैं हम नेट प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन में ना हमें ना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया था। अब देखो आप समझ सकते हो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अब मैं देखो इसी कंसेप्ट से आपको समझा दूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 17 लाख रुपए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा आपके पास 17 लाख रुपए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना बिल्कुल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ऐड किया जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया जाएगा, ठीक है। और क्या माइनस किया जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है आपके पास, 17 लाख रुपए, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 1.5 लाख, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि 3,75,000। तो देखो 17 लाख में से प्लस हो जाएगा 1.5 लाख और माइनस हो जाएगा 3,75,000, तो ये हो जाएगा 14,75,000, ठीक है। तो 14,75,000 आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन सिंपल सा था, छोटा सा क्वेश्चन था, मैं डायरेक्टली अगर चाहता तो आपको बस फॉर्मूला समझाता और फॉर्मूला लिखवाता और कर देता, बट मैंने आपको ये समझाया है कि अगर आपके पास कभी क्वेश्चन और ट्रिकी तरीके से आ जाए तो आप कैसे समझोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको गारंटेड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को बहुत सिंपल तरीके से करना होता है, पहले करेक्ट एंट्री, एक करेक्ट एंट्री लिखो पहले,
कि सही में करेक्ट क्या होना था, और फिर एक रॉन्ग एंट्री देखो, फिर उसको समझो कि वो गलत क्या करा है उसने, ठीक है ना। समझते हैं क्वेश्चन के अनुसार। पहला क्वेश्चन, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में परचेज किया है किससे, रमन से। मशीनरी परचेज की है रमन से 20,000 रुपए की, वाज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, और गलती क्या कर दी है, उसे परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या है, देखो इसने गलत एंट्री क्या करी है। अच्छा चलो पहले समझते हैं कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर आप बताओ कि अगर आपने मशीनरी परचेज करी है, आप ही बताओ, चलो अगर मशीनरी परचेज करी है तो बताओ एंट्री क्या होगी, और रमन से परचेज करी है, उधार में परचेज करी है, तो बताओ एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन। अब ये एंट्री जिसकी सही है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई मेरी एंट्री सही थी, ठीक है ना। और जिसकी एंट्री सही नहीं है वो समझें कि ये करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। आपने मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, और रमन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि वो क्रेडिटर बन जाएगा आपका, ठीक है ना। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। मगर उसने गलती क्या करी है, देखो रॉन्ग एंट्री क्या करी है उसने, उसने उसने रॉन्ग एंट्री में परचेज बुक को डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या कर दी उसने, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। उसने क्या कर दिया कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और रमन को क्रेडिट कर दिया। और परचेज अकाउंट को तो डेबिट तब करते हैं जब आप क्या करते हो, गुड्स खरीदते हो। परचेज अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, जब आप गुड्स खरीदते हो, जिसका व्यापार कर रहे हो ना, उसके उसका परचेज करते हो, तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो। बट उसने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, कब, जब मशीनरी खरीदी है। तो एंट्री क्या हुई है, अब देखो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सही कैसे करेंगे इसको। रेक्टिफिकेशन के लिए आप समझो कि आपने जो परचेज को डेबिट कर रखा है ना, उसे कर दो क्रेडिट, क्योंकि उसे कम कर दो, खत्म कर दो, यानी कि राइट ऑफ कर दो। और मशीनरी को नहीं लिखा तो उसको लिख दो। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। मशीनरी को डेबिट कर दिया और परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, 20,000 से। इससे क्या होगा कि हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाएगी, मतलब जो एरर हुई है वो सही हो जाएगी, यानी कि गलत चीज सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ठीक। अब इसके बाद दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री कह रहा है कि रिपेयर ऑन मशीनरी 1,400 रुपये वॉज डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब आपने रिपेयर करवाया, रिपेयर का मतलब है एक खर्चा होता है, ठीक है ना, और वो उसे किस में डाल दिया आपने, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब बताओ रिपेयर एक खर्चा है तो रिपेयर की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अगर आपने जनरल एंट्री कर रखी है तो करेक्ट एंट्री बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से कि रिपेयर की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट से। तो रिपेयर की करेक्ट एंट्री होती है रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर खर्चा है तो उसको डेबिट करते हैं, और किसकी वजह से, टू कैश, क्योंकि इसकी वजह से पैसा क्या होता है हमारा, कम होता है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा 1,400 रुपये का। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कर दिया उसने, उसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, उसने उसे मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट किस में करना था, रिपेयर में। तो उसने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या कर दी उसने, उसने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 1,400 रुपये से। अब देखो गलत क्या करा है इसमें, कैश अकाउंट तो बिल्कुल सही है, कैश अकाउंट को तो हटा दो, है ना, यहाँ से हटा दो। गलती क्या करिए कि मशीनरी को डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट किसको करना था, रिपेयर को। अब आप क्या करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए आप क्या करना कि जो गलत है उसको, उसकी एंट्री उल्टी कर दो, और जो सही है उसे कर दो। तो रिपेयर को डेबिट करना था तो रिपेयर को डेबिट कर दो, तो रिपेयर को डेबिट कर दो, रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको तो करना था। और मशीनरी को डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो, टू मशीनरी। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, जो बढ़ाना था उसे बढ़ा दो, जो घटाना, जो गलती से बढ़ा दिया उसे घटा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1,400 रुपये ये एंट्री होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी एंट्री क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। गुड्स गुड्स रिटर्न हुए हैं महेश से, महेश से अगर गुड्स रिटर्न हुए तो वो क्या है, सेल्स रिटर्न। अच्छा बताओ, जो सेल्स रिटर्न होती है वो क्या होती है, जब बढ़ती है तो डेबिट होती है और घटती है तो क्रेडिट होती है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि सेल्स रिटर्न जब बढ़ती है तो डेबिट होती है और घटती है तो क्रेडिट होती है। तो महेश से हमने मतलब
गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने गुड्स रिटर्न करे 1000 रुपए के, तो वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, और उसे गलती से किस में लिख दिया, परचेज रिटर्न बुक में, और महेश अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, महेश का अकाउंट बिल्कुल सही है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहली एंट्री करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए कि भाई सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और टू महेश, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। अब यहाँ तो सेल्स रिटर्न बढ़ रहा है हमारा, तो ये डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा, 1000 रुपए से, यहाँ पर 1000 रुपए से ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। अब जो रॉन्ग एंट्री है ना, रॉन्ग एंट्री में क्या करा है उन्होंने, ज्यादा गलत नहीं करा रॉन्ग एंट्री में, बोला है महेश का अकाउंट तो सही है हमारा, तो महेश को मतलब महेश के अकाउंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बट उसने क्या कर दिया कि परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। अच्छा, परचेज रिटर्न बुक में अगर लिखा होगा तो हम मानते हैं कि परचेज रिटर्न बुक हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो उसने परचेज रिटर्न में क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, कितने रुपए, 1000 रुपए। अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे आप, देखो समझो, सॉरी, रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करोगे आप, गलत क्या है इसमें, गलत है परचेज रिटर्न को उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो उसको कर दो पहले तो डेबिट, तो ये परचेज रिटर्न हो जाएगी सही, परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो सेल्स रिटर्न डेबिट करना था वो उसने करा नहीं है, तो सेल्स रिटर्न को भी क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि देखो हमने गलत एंट्री में क्या कर दिया, हमने गलत एंट्री में परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, सॉरी, तो उसको सही करने के लिए उसको डेबिट कर दोगे, और जो सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया उसको डेबिट कर दोगे, ठीक है, कितने रुपए से, 1000 1000 रुपए से। अब यहाँ पर क्या है कि ना, यहाँ पर क्या है कि आपके पास क्रेडिट में कुछ नहीं आ रहा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू सस्पेंस, क्या आएगा, टू सस्पेंस, कितने रुपए से, 2000 रुपए से। फिर से समझा देता हूँ, जब हमने रिटर्न करा था, मतलब जब महेश ने रिटर्न करा था, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू महेश, ये करेक्ट एंट्री है। अब वो गलत में, गलत क्या हो गया कि परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर दिया, और परचेज रिटर्न बुक जब भी एंटर होती है वो क्रेडिट होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कहीं बच्चा ये सोचे कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था और परचेज रिटर्न को भी डेबिट कर दिया, नहीं, परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है, उसने क्रेडिट कर दिया 1000 रुपये। अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, और सेल्स रिटर्न को डेबिट करना ही था वो डेबिट करोगे, और सस्पेंस को क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दोगे। मतलब जो भी चीज नहीं पता चलेगी कि डेबिट में क्या है क्रेडिट में क्या है, तो उसको सस्पेंस लिख देते, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड हो सकते हैं, आप इनको जरूर करके जाएं, ठीक है। और अगर किसी भी मतलब चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, वो आप मेरे से जरूर पूछ लेना। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मैं आपको एक मतलब सलाह दूंगा कि डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ना क्या है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, आप उसके लिए हमारी जो वीडियोस हैं उनको प्रेफर कर लें। वीडियोस का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो डेप्रिसिएशन के चैप्टर्स हैं उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं, और पेपर के लिए बढ़िया से तैयारी करना, और पेपर करने के बाद आप बताना जरूर कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।